हेलो एवरीवन, मोहन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। और मैथमेटिका लेक्चर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 6, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग मैथमेटिका में कैसे कर सकते हैं और इस प्रोग्रामिंग सीखने में क्या क्या ज़रूरी सिंबल या फंक्शन ज़रूरी हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक रूल्स और फंक्शंस में से इफ़, फॉर और व्हाइल लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मोहन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल्स में हमारे पास है सबसे पहले कि जब भी आप वेरिएबल या सिंबल को डिफाइन करते हैं तो उसको सही तरीके से आपने डिफाइन किया हो। जैसे कि बहुत बार हम गलती कर देते हैं, मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, राइट। तो जितने भी सिंबल्स हैं सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा गया है। तो अगर आप कभी भी अपने डिफाइन किया हुआ वेरिएबल बनाते हैं या सिंबल बनाते हैं तो उसमें कभी भी स्टार्टिंग में कैपिटल अवॉइड करिए ताकि वो आपका नाम अलग हो सके। तो चूंकि मैथमेटिका केस सेंसिटिव है तो आप अपना वेरिएबल या अपना सिंबल्स स्मॉल में डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, तो वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब आप उसमें वेरिएबल में चीज़ें असाइन करते हैं तो जब उसको ज़रूरत हो और सही जगह पर उसको ज़रूरत हो तभी वो डिफाइन करने चाहिए। जैसे कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम किसी वेरिएबल को कहीं पर अंदर डिफाइन करना होता है, लेकिन चूंकि हम स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर देते तो वो वहाँ पर गलत इनपुट ले लेता है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए और वो गलत हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करें सही से डिफाइन करें और जो भी इसमें वैल्यूज़ है उसको वैल्यू को उसमें सही तरीके से आप उसमें असाइन करें। सेकंड है, अगर आप ऑलरेडी वेरिएबल को यूज कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने आई लिया है जो मेरे नेक्स्ट कोड में आने वाला है और वो पहले भी मैंने यूज किया हुआ और उसकी एक वैल्यू मैंने सपोज 3 ली हुई थी, तो उसको अगर आप आई को दोबारा यूज करोगे एज ए वेरिएबल, लेकिन वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा क्योंकि आपने वो पहले यूज किया हुआ है और आई की वैल्यू 3 ली हुई है। तो इसलिए हमेशा उसको क्लियर करें। सो क्लियर फंक्शन आपने यूज करना है। सो कैपिटल CLER और उसके अंदर इट में जो भी आपने वेरिएबल को क्लियर करना है, यानी कि उस जगह पर उसकी पोजीशन पर जो वैल्यूज है उसको खत्म करना है, तब आप क्लियर करेंगे। थर्ड है कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करें, यानी कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करें, जैसे कि अभी हमने पिछले ही लेक्चर 5 में डिस्कस किया था कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पर f(x) अंडरस्कोर और उसके बाद में ये जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड सेट डिलीट। तो आप हमेशा सेट डिलीट का ही यूज करें फंक्शन को डिफाइन करने में, ना कि जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है। सेकंड वाला क्या करेगा, सेकंड वाला एक फंक्शन पोजीशन लेगा और उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। सो हम चूंकि एग्जीक्यूशन नहीं चाहते, हम तब एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं जब हमें x की पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करनी हो और जब हमें उसको जरूरत एक्चुअल में हो तभी हम उस फंक्शन को यूज करें। तो इसलिए आप अवॉइड करिए इस एक्सप्रेशन को। तो आपने इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करना है तो आपकी गलतियां बहुत ही कम हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो इफ स्टेटमेंट में हमेशा कंडीशन लगती है। तो कंडीशन में जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर आप लेक्चर 3 में देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं। ओके, उसके बाद है कि जब भी आप फॉर और व्हाइल को यूज करेंगे तो उसमें हमेशा इटरेशन होना चाहिए। इटरेशन यानी कि एक ही तरह की चीजें जब आप बार बार करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं 2 का टेबल, और 2 का टेबल में 2 2 1 2 2 2 4 2 2 3, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हर बार आप 2 में 2 ऐड करते जा रहे हैं, राइट। स्टार्टिंग में 2 है तो 2 में आपने 2 ऐड किया तो 4 हो गया, 4 में फिर 2 ऐड किया 6 हो गया, फिर 2 ऐड किया 8 हो गया। इस तरीके से आप बढ़ रहे हैं। सो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कंडीशन जो आपकी लास्ट की कंडीशन है टेंसर पर, आप वहां पर रुक सकते हैं। सो इसलिए हमेशा इटरेशन वहां पर होगा। इटरेशन मतलब एक ही वर्क जब हम बार बार करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जब भी आपको कभी भी काउंटर या फ्लैग की जरूरत पड़े तो उसको स्टार्टिंग में या तो 0 स्टार्टिंग में ही आप उसको असाइन कर दे जब आप काउंट करने वाले हो। और जैसे कि आप फ्लैग यूज करते हैं। फ्लैग होता है कि हम कभी जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हमें पता चलता है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो हम उसको 0 असाइन कर देते, तो वो वर्क काम हो गया है तो उसको
1 असाइन कर देते हैं। यानी कि एक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन की हम उसके लिए फ्लैग यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल वर्ड है फ्लैग, आप कोई और वर्ड देना चाहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो काउंटर जब भी आप काउंट करना चाहते हैं कहीं पर, तो आप काउंटर स्टार्टिंग में 0 रखेंगे ताकि वो बढ़ता हुआ आपको वो वैल्यू दे जो आपको चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, तो अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपके लिए मैथमेटिक्स में कोडिंग करना, और सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोडिंग करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में, C++ में, या किसी में भी आप कोडिंग करते हैं, वहां पर इसी तरह के रूल आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो ये है, इफ, और अंदर 3 इनपुट्स आपने दिए हुए हैं। फर्स्ट है कंडीशन, नेक्स्ट है टी फॉर ट्रू के लिए, एफ फॉर फॉल्स के लिए। यानी कि जब हम कोई कंडीशन यहाँ पर देंगे, उसके ट्रू होने पर जो सेकंड पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, और जो फॉल्स होने पर ये एफ एग्जीक्यूट होगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा इफ का स्टेटमेंट है। ओके, अगर मान लो कभी ऐसी कंडीशन आती है आपके पास कि ना ही वो ट्रू हो ना ही वो फॉल्स हो, फॉर एग्जांपल कि अगर हम जेंडर लेना चाहते हैं, तो अगर हम जेंडर ले रहे हैं मेल का तो ट्रू हो जाएगा, मेल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है तो अदर आप डाल सकते हैं। तो वो उस तरह की कंडीशन में हम दूसरे वाला सिंटेक्स को यूज करते हैं। चलिए नीचे का एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास x का वैल्यू -10 है, यानी कि हम x का वैल्यू -10 असाइन कर रहे हैं। याद रखिएगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल वाला, और जो हमें इक्वल टू होता है वो 2 टाइम्स में होता है, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है। चलिए, सो हमें x -10 हमारे पास आ रहा है, हमें चेक करना है क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम कैसे चेक करते हैं, अगर वो नंबर 0 से बड़ा होगा तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर 0 से छोटा होगा तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है और कंडीशन हमें मिल गई कि 0 से चेक करना है। ये हमारी बन जाएगी कंडीशन की x > 0 पर ये चेक करें। अगर ये >0 हुआ तो सेकंड स्टेटमेंट हमने डाला है प्रिंट, और उसके अंदर नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ये फॉल्स हो जाता तो हमने थर्ड f की जगह पर हमने डाला है प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। सो इस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो कि -10 हमने ऑलरेडी लिया है, तो जो आपका आउटपुट है उसमें आपका आउटपुट में आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। चलिए मैं इस फंक्शन के बारे में बता देता हूं, जो कि आपके फंक्शन पहली बार आया है। सो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपको प्रिंट करता है। तो प्रिंट में आप डायरेक्ट वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रिंट x लिख देता तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाती। उसमें हम ये डबल कोट्स यूज नहीं करते। डबल कोट्स हम जब भी कोई भी स्ट्रिंग यानी कि कोई भी सेंटेंस या वर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं वैसे के वैसा ही, तब हम ये कोट्स लगाकर हमेशा रखेंगे। तो जो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो NUMBER 1+2 जितने भी कुछ भी हम डालना चाहते हैं सब हमारे कैरेक्टर कहलाते हैं, और उन कैरेक्टर को सबको मिलकर जो भी बनेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो एक जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगी तो हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर रखेंगे और वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर सिंपल x लिख सकते हैं और आपका x भी प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल। सपोज हमारे पास a में वैल्यू है 15 और b में वैल्यू है 10 और हम इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि a में वैल्यू 10 आ जाए और b में वैल्यू 15 आ जाए और बिना तीसरी वेरिएबल को यूज किए हुए। हमारे पास है लेट्स से a = 15, b = 10। तो हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है इफ a is greater than b। एक हमने कंडीशन डाल दिया है कि अगर a b से बड़ा है तो हमारा स्वैप हो जाए। तो ये हमने कंडीशन ले ली जिस पर हम स्वैपिंग करना चाहते हैं। तो जो भी बड़ा होगा या छोटा होगा और अगर इक्वल होगा तो वो नो स्वैपिंग का आउटपुट दे देगा। तो यानी कि ये हमारे लिए कंडीशन बन गई a is greater than b। तो a अगर b से बड़ा है तो हमें स्वैपिंग करना है, और इस स्वैपिंग के लिए सॉरी ये एरो कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया है, तो ये जो है a b में स्वैप कर रहा है। यहाँ पर आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं। देखिए रूल कैसे करते हैं, हम कैसे शिफ्ट करेंगे बिना तीसरे वेरिएबल को यूज किए हुए। जैसे कि अगर आपके पास 2 गिलास है और एक गिलास में रेड कलर है, एक गिलास में ग्रीन कलर वाटर है, तो कोई अगर आपसे ये बोले कि उन दोनों गिलास के वाटर को एक्सचेंज करिए एक दूसरे में इंटरचेंज करिए, तो आपका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि भाई तीसरा गिलास आपको खाली चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स ये चीजें सॉल्व कर देता है कि बिना तीसरे वेरिएबल को यूज किए हुए भी हम स्वैपिंग कर सकते हैं। देखिए रूल क्या है।
ए में पहले हम a प्लस बी कर देंगे, तो 15 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 25। फिर b में हम a माइनस बी कर देंगे, फिर हमारे a माइनस बी का मतलब 25 में से 10 घट जाएगा और 15 आ जाएगा, और लास्ट में a इक्वल टू a माइनस बी यूज करेंगे। तो a में ऑलरेडी 25 है, b में 15 जा चुका है, तो a में हमें वापस 10 चाहिए, तो 15 माइनस 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो हमारे पास b में 15 और a में 10 आ जाएगा। ये हमारा स्वैपिंग का रूल है। स्वैपिंग का रूल सिंपल याद रखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, फिर आगे में दोनों को घटा दीजिए, तो a b a ये सीरीज रहेगी इस साइड पर। तो चलिए, तो a असाइन हमने किया a प्लस बी, फिर हमने असाइन किया b a माइनस बी, और फिर असाइन किया हमने a माइनस बी। रूल आपको पता ही है कि जब भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं किसी भी एक पोर्शन पर, किसी भी एक इनपुट पर, तो आप सेमीकोलन को यूज करते हैं। फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज सेमीकोलन इन बिटवीन द ईच स्टेटमेंट। और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और लास्ट में आप a और b का वैल्यू को आउटपुट चेक करेंगे, तो आपके पास a का वैल्यू b आ जाएगा और b का वैल्यू a आ जाएगा, यानी कि 10 और 15 स्वैप हो जाएंगे। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि इफ स्टेटमेंट का हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, और मैं एग्जांपल्स भी आपके लिए अच्छे ले रहा हूं, और ये वो बेसिक एग्जांपल्स हैं। अगर आप इन सारे एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो आपको कोडिंग करने का तरीका आ जाएगा, और उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो भी आपको आ जाएगी मैथमेटिक्स सीखने के साथ साथ। फिर आप किसी में भी यही कोड यूज कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स और उसकी डिवीजन। सपोज हमारे पास 319 मार्क्स आए, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास 319 है, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 500 है। सो 500 में से 319 मार्क्स आपको आए हैं। अब आपने उसका परसेंटेज निकालना है और चेक करना है कि उसकी डिवीजन क्या है। तो अभी हमने एक ही कंडीशन पे चेक किया है कि वो फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। तो मार्क्स हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने 319 रखा है, फिर हमने एक टोटल डाल दिया, टोटल जो कि मैक्सिमम मार्क्स को दे रहा है, उसको हमने असाइन कर दिया 500। परसेंटेज का सिंपल जो फॉर्मूला है आप वही यूज करिए। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, और इस फॉर्मूले को हमने डाला है एन में। ये ना आप समझ ही गए होंगे, एन हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज को दिखाने के लिए होता है एन फंक्शन, राइट। सो परसेंटेज आपका आ जाएगा। देख रहे हो आप, मैं सब जितने भी वेरिएबल खुद डिफाइन कर रहा हूँ वो सब स्मॉल में ले रहा हूँ, ताकि कहीं पर हमें कोई भी मैथमेटिका के फंक्शन से क्लैश ना हो जाए, वो मैच ना कर जाए उसको। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या यूज होगा यहाँ पर। तो इफ स्टेटमेंट में परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, सो प्रिंट हो जाए फर्स्ट डिवीजन, अदरवाइज बिलो 60% आउटपुट आ जाए। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ से, तो आउटपुट में आपके पास परसेंटेज आ जाएगा 63.8, और आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि मार्क्स आपके 319 है 500 में से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेस्टेड इफ, यानी कि नेस्टेड इफ का मतलब है जब इफ के अंदर भी आप इफ यूज कर रहे हो, समझ गए। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, जब आप इफ के अंदर भी इफ यूज कर रहे हो। चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन हमारे पास है, पिछला परसेंटेज और डिवीजन वाला। तो लेकिन पिछले एग्जांपल में हमने सिर्फ डिवीजन चेक किया था, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के लिए, लेकिन हमारे पास तो डिवीजन सेकंड थर्ड भी होती है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए इफ स्टेटमेंट में हमने दिया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 था, तो हमारे पास प्रिंट हो रहा था फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर ये चीजें फॉल्स हो गई, कोमा लगा के जो थर्ड पोर्शन है उसमें कंप्लीट इफ लगा देंगे, यानी कि थर्ड पोर्शन जो कि हमारा प्रिंट इस जगह पर, ये जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, इस फॉल्स स्टेटमेंट में अगर ये फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आपका फॉल्स में जाएगा, और फॉल्स में जाएगा तो इस जगह पर फिर दोबारा से हम इफ यूज करेंगे। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 देन प्रिंट सेकंड डिवीजन। सिमिलरली अगर 45 ट्रू होता है तो सेकंड डिवीजन बन जाता है, और अगर ये फॉल्स होता है तो आपका नेक्स्ट में जाएगा, और नेक्स्ट में हमने क्या लिख दिया है, प्रिंट थर्ड डिवीजन। सो ऑटोमेटिकली ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, जो भी होंगी, और जो नहीं होंगी वो आपके रह जाएंगी। तो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास परसेंटेज मिल जाएगा 43.8। परसेंटेज चेंज हो गया है, उसका रीजन है क्योंकि हमने ऊपर मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स चेंज कर दिए हैं। पीछे 319 लिया था जो कि फर्स्ट डिवीजन था, अभी हमने 219 ले लिया है, तो आपका थर्ड डिवीजन आ गया। तो आपको दिखाने के लिए, नहीं तो वो फर्स्ट डिवीजन ही रह जाता इसलिए हमने आपको दिखाने के लिए थर्ड डिवीजन तक पहुंचे हैं। तो वो कैसे आंसर करके जा रहा है, 43 आपका थर्ड डिवीजन आ रहा है, क्योंकि ये 45 से कम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले अब हमारे पास आ गया है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। जैसे कि इफ में आपने देखा था 3 इनपुट थे आपके पास इफ में अंदर, लेकिन फॉर में आपके पास 4 हैं। तो आप फॉर में 4 इनपुट देंगे, और हमेशा याद रखिए सारे है जब भी हम इनपुट्स लेते हैं हमेशा कॉमा से सेपरेट होता है, ये रूल है, राइट। ये सब हम लेक्चर 3 से डिस्कस करते आ रहे हैं। चलिए, फॉर लूप में देखिए 4 चीजें हैं। पहला कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम कंडीशन क्या देने हैं जिसको हम टेस्ट बोल रहे हैं, उसके बाद कितने का इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ेंगे उस स्टार्ट से, और उसके बाद हमारे पास बॉडी यानी कि जिसमें हमें काम करना है वो सारा हमारे पास बॉडी कहलाता है, जिसमें हम एक्सप्रेशन रखेंगे। सो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा स्टार्ट से, देन रिपीटेडली इवैल्यूएट्स बॉडी एंड इंक्रीमेंट अंटिल टेस्ट फेल। तो ये कब तक वर्क करता रहेगा, इंक्रीमेंट और बॉडी पर वर्क करता रहेगा जब तक हमारा ये कंडीशन, ये टेस्ट फेल नहीं हो जाता। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने फॉर स्टार्ट में हमने लिखा आई असाइनिंग 1 इक्वल टू, मैं नहीं बोल सकता है, याद है ना आपको, इक्वल टू के लिए 2 टाइम्स वाला होता है और वो रिलेशनल ऑपरेटर बन जाता है। तो 1 में आई में हमने असाइन किया 1 को, कोमा लगा के, यानी कि सेकंड इनपुट आ गया। सेकंड इनपुट में हमने आई लेस देन इक्वल टू 10 दिया है। तो आई लेस देन इक्वल टू 10 हमारी कंडीशन हो गई, यानी कि आई चलेगा 1 से स्टार्ट करके और जाएगा मैक्सिमम 10 तक। नेक्स्ट में देखिए हमने इंक्रीमेंट करना है, तो आई इज इक्वल टू, मैंने आई असाइनमेंट यानी, तो आई इज आई प्लस 2 यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हम ले रहे हैं। हर बार जब भी आई आएगा यहाँ पर उसमें इंक्रीमेंट 2 का होगा। उसके बाद में लास्ट में बॉडी में दे दिया प्रिंट आई। सो प्रिंट में नॉर्मल सिंबल दिया तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। इन्वर्टेड को जो हमारा आपका वो डबल कोट्स था उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल है। तो देखिए इसके काम करने का तरीका समझ लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आई से, आई का स्टार्ट होगा सीधा कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा क्या आई 10 से कम है, यस अभी 1 है, यहाँ पर जाएगा। उसके बाद ये सीधा यहाँ जाएगा। देख रहे हैं आप, इसकी वर्किंग समझ लीजिए। स्टार्ट करेगा, फिर टेस्ट पे जाएगा, फिर बॉडी पे जाएगा, पहले बॉडी के बाद फिर इंक्रीमेंट पे आएगा, फिर वापस टेस्ट पे जाएगा। देखिए हार्ट शेप बन जाती है यहाँ पर। देखिए यहाँ से एंट्री किया, ऐसे गया, उसके बाद ये ऐसे आया और एक ये ऐसे आया, तो एक हार्ट शेप बन जाएगी इसकी वर्किंग की। उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जा रहा है। यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर वहां पर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। कितनी बार होगा ऐसे ये, जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। सो इस तरीके से ये काम करेगा। तो देखिए आउटपुट जब इसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके आउटपुट आ जाएंगे 1 3 5 7 9। 9 से आगे जैसे ही बढ़ेगा 9 + 2 11, तो यहाँ पर चेक करेगा। तो यहाँ पर जैसे 11 होगा आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा, लूप आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लूपिंग, कि एक ही काम आप बार बार क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो बॉडी वाला पार्ट है वो बार बार आप करना चाहते हैं, इसलिए आपको लूप की जरूरत पड़ती है। और कब तक करना है, तो हम वो कंडीशन लगाते हैं। तो आई थिंक आपको फॉर लूप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, फाइंडिंग सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, 1 से लेकर कोई पर्टिकुलर n तक, सपोज हमने 10 ले लिया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का हमें सम करना है, यानी कि समीशन ऑफ 1 to 10 i के लिए, राइट। चलिए ओके, पहला रूल क्या है, जब भी आप सम करना चाहते हो तो सम करने के लिए क्या होता है, सम का मतलब है आपने एक खाली बॉक्स लिया हुआ है और उसमें ऐड करते जाना है आपने जितने भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं। तो जब भी आप ऐड करने का सिस्टम यूज करते हैं, हमेशा याद रखिए कि सम करने के लिए जब भी आप जोड़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा उसकी 0 रखिए। तो फॉर लूप हमने लगाया, आई 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, जैसे कि हमने बोला 10 तक। तो आई असाइन करेगा 1, स्टार्ट करेगा यहाँ से, कंडीशन 10 तक जाएगी। इंक्रीमेंट हम 1 का ले रहे हैं क्योंकि हमें सारे नंबर जोड़ने हैं 1 से लेकर 10 तक के। सो 1 का इंक्रीमेंट किया हमने यहाँ पर, और उसके बाद में बॉडी में हमने कमांड क्या दी है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी कि सम के अंदर सम का जो प्रीवियस वैल्यू है वो भी ऐड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 1 और 2 को ऐड कर लिया और फिर उसके बाद जब 3 को ऐड कर रहे तो पिछली वाली वैल्यू को भूल गए। तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर, चूंकि एग्जीक्यूशन मांगेगा, यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो स्टार्टिंग वैल्यू कुछ देनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको 0 लेते हैं। तो हमेशा जब भी आप सम करें उसको 0 ले, तो ये एक रूल है ये भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मैंने कोड्स आपके लिए चूज किए हैं मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, वो सारे ही बहुत बेसिक है और फंडामेंटल कोडिंग है, ताकि आप सारे कोड्स को समझ सकें एक्चुअल वर्किंग होती कैसे है।
मैथमेटिका के साथ साथ। तो ये हमारे पास सम, और लास्ट में आप सम को प्रिंट करके देख लीजिए। तो ये 3 लाइन लिख के एग्जीक्यूट करिए, आपका आंसर 55 आ जाएगा, 1 से लेकर 10 तक का सम। नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अगर 1 to n करना है, n सपोज हमने 10 ले लिया, तो यहाँ पर जितने भी नंबर चाहिए, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए, उतने का आपको सम या प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए, अब प्रोडक्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट भी वही है कि खाली बॉक्स है और सबके एलिमेंट जो हमारे पास आते जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में बॉक्स में 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 0 रख लिया तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, सब 0 ही बनता चला जाएगा। तो रूल है कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं से भी, तो वहां पर स्टार्टिंग में वैल्यू आपको प्रोडक्ट में हमेशा 1 रखनी है। तो सम में 0 और प्रोडक्ट में 1 रखनी होती है। सो फॉर लूप लगाएंगे आप, आई असाइन 1 किया आपने, कंडीशन 10 तक जाएंगे, 1 का इंक्रीमेंट करना है और प्रोडक्ट असाइनिंग प्रोडक्ट इनटू आई। सो आई हमेशा इसमें बार बार आता रहेगा, सेम वही चलेगा। हार्ट शेप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे ये हार्ट शेप देखिए, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जब यहाँ पर लास्ट में ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगी, तो यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। और आपकी जो नेक्स्ट लाइन है, जैसे कि प्रोडक्ट हमने लिख दिया है, तो हमें इसका आंसर भी देखना है कि भाई क्या आ गया है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो वेरिएबल लिख के आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा 3628800। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेकिंग ए नंबर टू बी प्राइम। चलिए, बहुत अच्छा कोड है कि किसी भी नंबर को आपने चेक करना कि वो प्राइम है या नहीं है। तो हमारा फंडामेंटल रूल क्या है प्राइम को चेक करने का, वो आपको पता है, बहुत बेसिक है कि भाई अगर वो नंबर 1 से या खुद से ही कटे, राइट, बीच के किसी भी नंबर से वो कट ना हो, यानी कि किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो, ऐसे आप सही लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, सपोज हमने 37 और 45 हम चेक करेंगे और उसका कोड में लिखेंगे कि क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं। बिल्ट इन फंक्शन में आपने को याद होगा, बिल्ट इन फंक्शन में आपको बता चुका हूँ प्राइम क्यू। तो प्राइम क्यू क्या करता है, आपको किसी भी नंबर को चेक करके बता देगा कि वो प्राइम है या नहीं है। लेकिन अगर हम खुद से कोडिंग करना चाहें तब हमें अपने मैथमेटिकल रूल लगाने पड़ेंगे और उसके बाद उसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। चलिए समझ लेते हैं इसको। एन की वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पर 37, राइट। फ्लैग हमने यूज किया 1, यानी कि हमने मान लिया कि जो n है वो ट्रू है, इसलिए हम फ्लैगिंग करके चल रहे हैं, यानी कि झंडा गाड़ के चल रहे हैं हम कि भैया हाँ ठीक है हमारा। अगर ये फेल होगा आगे चल के तो हम लिख देंगे कि हमारा नंबर प्राइम नहीं है, नहीं तो प्राइम हो ही जाएगा। ये हम एक फ्लैगिंग का रूल लेकर चलते हैं। तो ये रूल भी हमें से याद रखे फ्लैगिंग करने के तरीके को। देखिए अभी आप समझ जाएंगे। फॉर लूप हमने यूज किया, जे की वैल्यू हमने एक वेरिएबल ले लिया जे, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, कंडीशन n तक जा रहा है, राइट। n क्या है आपका, जो भी आपका नंबर है ऊपर n, तो यहाँ तक वो जाएगा 2 से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चेक करेगा और सबसे डिवाइड करके चेक करना है। चलिए थर्ड इनपुट में आपने इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप चाहे वहां दे सकते हैं। इस सिंबल का मतलब है जे प्लस प्लस का मतलब है जे के अंदर 1 की बढ़ोतरी करना। तो ये शॉर्टकट है आपका। इसको, ये 2 तरह की शॉर्टकट होती है, ये प्लस प्लस जे भी हो सकता था और जे प्लस प्लस भी हो सकता है। प्लस प्लस जे प्लस प्लस में अंतर ये है कि जिस तरह से आप प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल के बिल को यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपने फोन करना है और प्रीपेड आपके पास है तो आप पहले पैसे दीजिए, रिचार्ज कराइए, उसके बाद फोन करिए। या फिर पोस्टपेड है तो कि पहले आप भाई फोन कर लो और उसके बाद में आपका मंथ में बिल आ जाएगा। तो ये वो चीजें हैं। तो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, कब हमें इनका इंटरेस्ट देना और कब नहीं देना है, तब वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इन बेसिक कोर्स में इतना ज्यादा में भी जरूरत नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस प्लस पहले लग जाता तो प्री इंक्रीमेंट बोल देते। सिमिलरली जे माइनस माइनस हो जाता तो पोस्ट डिक्रीमेंट बोलते, और माइनस माइनस जे लिख देते इसको तो प्री डिक्रीमेंट बोलते। तो ये नाम भी मैंने आपको बता दिया, इनका मीनिंग क्या है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही नाम रहते हैं इनके। चलिए, तो ये आप इसको आप जे असाइनिंग जे प्लस 1 भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने पिछले कोड में यहाँ पर दिया। आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्टकट वे है जे प्लस प्लस, फिर कोमा लगा के फोर्थ आपके पास। और फोर्थ में क्या करना है, आपने बॉडी लिखनी है। बॉडी करने का तरीका, इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा, देख रहे हो आप, फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट आ गया। इफ अगर नंबर n जे से डिवाइड हो जाए तो आपका जो फ्लैगिंग है वो खत्म हो जाएगा।
यानी कि फ्लैग में 0 आ जाएगा क्योंकि नंबर ने कट कर दिया। अगर 2 से लेकर वो नंबर तक गया और उसने कट कर दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो प्राइम नहीं होगा। यही वो तरीका है फ्लैगिंग करने का, राइट। तो मॉड का मतलब होता है हमें रिमाइंडर निकालने के लिए। मॉड फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रिमाइंडर निकालने के लिए। तो n को हम डिवाइड करेंगे j से, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर उसका 0 हो जाए तो आपका इसका मतलब नंबर डिवाइड हो गया है और फ्लैग में 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको बंद कर दीजिए फॉर लूप को और बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने के बाद आपने देना है इफ स्टेटमेंट चेक करने के लिए। अगर फ्लैग में मेरा 1 ही बचा हुआ होगा अंदर तो भैया प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर वो फ्लैग यहाँ गलती से अंदर आ गया और इसने डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर से और फ्लैग 0 हो जाएगा, तो फ्लैग में अगर 0 वैल्यू यानी कि इसकी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी तो कहाँ जाएगा, नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये कंडीशन हमने फ्लैगिंग के लिए दिया है, फ्लैग चेक करने के लिए। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आप प्राइम नंबर इजीली चेक कर सकते हैं। आउटपुट में आपका ये प्राइम नंबर आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, सेम कोड नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ आपने n की वैल्यू 45 पे चेक करना है। देखिए यहाँ पर आ गया नॉट ए प्राइम नंबर आउटपुट में। ये आपको तरीका है चेक करने का प्राइम नंबर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में देखिए सिर्फ 2 ही इनपुट है, एक है टेस्ट यानी कि जो कंडीशन है और नेक्स्ट है बॉडी। फॉर लूप में देखिए, फॉर लूप में क्या था आपके पास, फॉर लूप में 4 चीजें थी, स्टार्ट, टेस्ट, इंक्रीमेंट और बॉडी। तो इंक्रीमेंट और स्टार्ट व्हाइल से हटा दिया है, लेकिन मोस्टली इन द 99% आपको स्टार्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट व्हाइल में यूज करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो। 99%, 99 चलिए 98 कर लीजिए, 97 कर लीजिए, चलिए 97% कोड्स में आपको स्टार्ट और इंक्रीमेंट देना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे कोड आपके व्हाइल फॉर लूप से ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो व्हाइल का यूज हमें तब करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कि आप फाइल से इनपुट ले रहे हैं और किसी फाइल से इनपुट उठा रहे हैं, वहां से इनपुट आ रहा है डायरेक्ट, यानी कि आप किसी वेरिएबल से स्टार्ट नहीं कर रहे और फाइल की इनपुट दे रहे हैं, फाइल से कुछ वैल्यू उठकर आ रही है और फिर फाइल पर कंडीशन लगाएंगे भैया जिस फाइल से हम उठाकर डेटा डाल रहे हैं उस वहां से डेटा खत्म हो जाए। तो यानी कि वहां पर कंडीशन हो जाएगी कि जब तक इनपुट मिल रहा है तब तक आप बॉडी को एग्जीक्यूट करिए और जब तक वो इनपुट नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया है, तो आप बाहर निकल जाइए। सिर्फ इस केस में आपको व्हाइल लगता है, अदरवाइज सब जगह पर आपको स्टार्ट और इंक्रीमेंट लगाना पड़ता है। तो अब देखिए मैं बता देता हूं। देखिए पहले हमने व्हाइल के अंदर ही लिखा हुआ था I1 असाइनिंग 1 और कंडीशन भी हमने, ये इंक्रीमेंट भी हमने अंदर लिखा हुआ था थर्ड जगह पर। लेकिन अभी क्या करना है, इंक्रीमेंट आपका बॉडी के अंदर ही आ जाता है। जब भी आप व्हाइल को यूज करेंगे बॉडी के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। और बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट देना तो क्या करना पड़ता है, मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाएगा और मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए सेमीकोलन को यूज करते हैं। ये आपका बॉडी हो जाएगा कंप्लीट, प्रिंट आई और आई असाइनिंग I+2। तो ये वही कोड है जो फॉर लूप के लिए लिखा है। और स्टार्टिंग में आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे व्हाइल से बाहर, तो व्हाइल में स्टार्ट बाहर हो जाता है और इंक्रीमेंट बॉडी के अंदर ही चला जाता है। और अगर ये स्टार्ट और इंक्रीमेंट नहीं है तो आप सिंपल कंडीशन और बॉडी दे सकते हैं और आप इसको रन करेंगे अगर, तो व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होकर सेम आंसर देगा 1 3 5 7 9। तो इसका चेक करने का तरीका, आई स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद में सीधा यहाँ पर जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट जाएगा, फिर कंडीशन जाएगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, आप समझ गए, ये हार्ट शेप ही बनेगा। देखिए यहाँ भी इस तरीके से चलेगा, ये ऐसे। क्लियर है आपको? तो ये हमारे पास व्हाइल लूप है। चलिए जो हमने फॉर लूप में बनाया है प्राइम नंबर चेक करने के लिए, वो हम व्हाइल में भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए उसके लिए हमने सपोज एन आपने 37 सेम रखा है, फ्लैग आपने 1 किया है, जे असाइनिंग टू आपका लूप के अंदर था तो बाहर निकाल दीजिए, व्हाइल लूप में कंडीशन और बाकी सारा बॉडी के अंदर हमने देखो डाल दिया है ये वाला इफ मॉड एन जे इक्वल टू 0। देखिए ये इसको बोलते हैं इक्वल टू 0, फ्लैग 0। उसके बाद में मल्टीपल स्टेटमेंट करके देखिए फॉर लूप में क्या था, फॉर लूप में आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट इस जगह पर था थर्ड पोजीशन पे, लेकिन ये वाला इंक्रीमेंट उठ के आपका इफ स्टेटमेंट के साथ जाएगा तो सेमीकोलन लगा के J++ इसके साथ आ जाएगा। तो आप प्लीज ये याद रखिए कि फॉर और व्हाइल को बिल्कुल सेम टाइप वर्किंग है 97%। 3% मैं छोड़ रहा हूँ उस जगह के लिए जहां पर हम स्टार्ट नहीं करते और
इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने आपने बताया, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइल से इनपुट उठा रहे हैं तो तब हमें उस तरह के केसेस में वाइल की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अलग अलग है, वाइल और फॉर लूप दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये हम कोडिंग समझ चुके हैं वाइल के लिए। तो मोहन ट्यूटोरियल्स को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आपको अच्छे अच्छे कोड्स मैथमेटिका में बनाने के लिए और कोडिंग को समझने का भी आपको मौका मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।